अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी है हमारे साथ कर्नल आसिफ महमूद साहब तशरीफ़ लाए हैं। एक मशहूर एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। हम आज इनसे बात करेंगे इनकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर और इंशाल्लाह हम इनसे बहुत कुछ आज सीख कर जाएंगे। कर्नल साहब ये बताइएगा कि कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा, जैसे आप पहले फ़ौज में थे, तो इस शोबे में आने के लिए या इस प्रोफेशन में आने के लिए वो कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन सी पर्सनल रीज़न्स भी बाज़ दफ़ा होती हैं, या कोई शौक़ होता है जिसकी वजह से आप इस तरफ आए। और हमें आप ज़रा इस बैकग्राउंड से जब आगाह करेंगे तो हमें आपसे सीखने का भी मौका मिलेगा और आपको जानने का भी मौका सर मिलेगा। सर बेसिकली मैं जैसे आपको बताऊंगा कि मैं आर्मी अफसर हूँ और जी, एक फाइटिंग कोर का था कि जी, जी, आर्मर्ड कोर से मैं जी, था जी। सर। लेकिन इस फील्ड में आने के लिए मुझे मैं ये कह सकता हूँ मैं अपनी बेटी की वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। बेटी की वजह से। जी, मेरी जी। बेटी 4 बेटियाँ मेरी। जी, जी। तो 2 जो हैं छोटी वो ट्विन्स में थीं, उनमें से एक बेटी है उसको पेट का इश्यू था पेट में। अच्छा जी, अच्छा जी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन रहती थी हर वक़्त। जी, जी। तो मैं उसको हर दूसरी या तीसरे दिन उसको मैं सीएमएच ले जाना, हॉस्पिटल जैसे वहाँ पे जाके डॉक्टर्स को दिखाना, डॉक्टर्स ने वही पेन किलर ड्रिप में लगा के उसको वो जब ट्रीट करते थे, उसकी पेन 1 या 2 दिन के लिए ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद दोबारा उसको पेन शुरू हो जाती थी। और अच्छा। अक्सर ये भी होता था कि वो 3-4 घंटे बाद भी शुरू हो जाती थी। बेटी मेरी बड़ी सब्र थी, वो अक्सर अपने कमरे में पेन में लेटी रहती थी और जैसे ही मैं कमरे में एंटर होता था तो अपने आप को ये शो करती थी कि मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। लेकिन उसका चेहरा बताता था कि वो बहुत पेन में है। जी, जी। तो मैं अपने आप को एक बड़ा बेबस ना फादर फ़ील करता था कि मैं एक अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकता कि वो पेन में है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जी, जी। तो वो ये चीज़ मुझे बड़ी चुभती रहती थी कि मैं कुछ को ऐसा सीखूँ कि मैं अपनी बेटी की है ना इलाज। तो एक दिन मैं सीएमएच में शी वाज़ लाइंग और लेटी हुई थी तो मैं उसके साथ-साथ बैठा हुआ था। तो उस दिन मैं बहुत अपने आप को ना तो वो उसकी पेन ख़त्म नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने कोई डिसाइड किया कि मैंने कुछ ऐसा सीखना है कि जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज खुद करूँ। क्योंकि उसके बगैर ये है कि क्योंकि 3 से 4 साल हो गए लगातार मैं आ रहा हूँ और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। जी, जी। तो उस बेस के ऊपर एक्यूपेंचर के बारे में मैंने कुछ सुना हुआ था, जी, जी। तो कुछ जानता था, तो उस बेस के ऊपर मैंने एक्यूपेंचर को स्टडी किया हुआ था। तो मैंने फिर एक्यूपेंचर के ना ये एडमिशन के लिए ट्राई करना शुरू कर दी, तो मुझे बाय चांस चैनल से एडमिशन मिल गया। चाइना से। तो वो फिर एडमिशन मिला तो वो उन्हीं दिनों में कोरोना भी नज़दीक पहुँचा हुआ था, कोरोना आ गया हुआ जी, था। जी, जी। तो लकीली कुछ मैंने ऑनलाइन किया और फिर कुछ जब वो खुला तो हमने वहाँ पे जाके उसको कंप्लीट किया। अच्छा तो जी। ऐसे मैंने ये किया एक्यूपेंचर का कोर्स जी, कंप्लीट जी। किया। तो वहाँ पे जब मैंने एक्यूपेंचर कंप्लीट कर लिया तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम अगर एक्यूपेंचर के साथ एक सजोग ट्रीटमेंट है, साउथ कोरियन है। अगर अच्छा। वो भी कर लोगे तो इससे ये है कि काफ़ी तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगी पेन मैनेजमेंट के हिसाब से। जी, जी। वो ये कि मैंने खुद भी अपनी ये जो जब ट्रेनिंग ले रहा था स्टडीज़ कर रहा था तो मैंने फ़ील किया कि जब मैं एक्यूपंक्चर करता हूँ तो उसमें पेशेंट को 50 या 60% रिलीफ मिलता है और 40% पेन पेशेंट की दोबारा रहती है। रहती है। तो वो फिर मुझे ये क्लिक किया कि क्यों ना मैं एक और स्टडी ऐसी कर लूँ, जिसमें मैं अगर अपने पेशेंट को एक ही दिन में 20% वो भी ट्रीटमेंट करूँ तो वो भी रिलीफ़ मिल जाए। तो फिर मैंने साउथ कोरिया में अप्लाई किया तो मुझे वहाँ पे ये क्योंकि पेंशन के बेस पे वो वहाँ पे भी एडमिशन मिल गया, लेकिन वो ऑनलाइन ही था और 6 मंथ वहाँ पे जाना हुआ। तो वहाँ पे वो किया मैंने ये सजो की ट्रीटमेंट का कोर्स किया। और ये साउथ कोरिया में साउथ था? कोरिया में। फिर ये किसी ने वहाँ पे से मुझे सजेस्ट किया एक छोटा-सा कोर्स है ये जापानीज़ डॉट अच्छा, ट्रीटमेंट। अच्छा। अगर ये भी कर लोगे तो डॉट ट्रीटमेंट से ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे उस क्योंकि उस डॉट ट्रीटमेंट में 3-4 चीज़ें अवेलेबल थी, जिसमें कलर्स के साथ अ, आप कर सकते हैं, मैग्नेट के साथ आप कर सकते हैं और साथ सीड्स के साथ आप कर सकते हैं। जी, जी। तो ये 3 चीज़ों के साथ आप है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्यों बेहतर समझा कि ये इसको भी कर लिया जाए, तो फिर मैंने ये डॉट ट्रीटमेंट भी जापानीज़ वो उसका भी कोर्स कर लिया। तो उसके बाद आके मैंने जब अपनी बेटी की ट्रीटमेंट की, तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन के अंदर विदिन 2 डेज़ मैंने अपनी बेटी की वो जो कि 5-6 साल से बीमार थी, वो 2 दिन के अंदर ठीक हो गई। अल्लाह का शुक्र है अभी वो शी इज़ मैरिड, अभी वो बच्चे वाली है। तो उसके बाद उसको वो इश्यू नहीं आया जो कि ज़बरदस्त! ये तो बहुत बड़ी बात है, बस शुक्र बहुत अल्लाह का बड़ी सर, बात अल्लाह है। का शुक्र है सर।
तो बारिश ने मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी और भी ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर तो एलोपैथिक ही है। तो आप ये बताइएगा कि इसके बारे में क्या कोई ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं या ऐसी कोई कहना चाहिए कि ना बिलीव करने वाले लोगों के ख़्यालात हैं कि एक्यूपंक्चर से कुछ नहीं होगा या ये इलाज नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एलोपैथिक में ना अगर आप देखें जाए बहुत बड़ी-बड़ी पार्टीज़ आई हुई हैं। जी, जी। ये यूरोप सारा एलोपैथिक पे चल रहा है। बिल्कुल। वो उनकी मार्केटिंग और उनका जो ग्रिप है वो मार्केट पे बहुत ज़्यादा है। जी, जी। और एक्यूपंक्चर जो आप देख लें कि सिर्फ़ चाइना में है, साउथ कोरिया में भी और जापान में थोड़ा वो ये किया जाता है। जी, जी। तो एक साइड पे पूरी वर्ल्ड के लोग जो कि जिसमें ये फार्मेसी की जो वर्ल्ड है वो अपनी मार्केट को डाउन नहीं करने होने देंगे। बिल्कुल। उन्होंने एक इसके बारे में एक ऐसा गलत प्रोपेगेंडा किया हुआ कि ये एक्यूपंक्चर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हुँ, हुँ। एक्यूपंक्चर एक बहुत ट्रीटमेंट है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नहीं है। एलोपैथिक में जो मेडिसिन्स हैं उनके हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन मार्केटिंग क्योंकि उनकी ज़्यादा है और मार्केट में ग्रिप उनकी है, तो और लोग जो है क्योंकि आजकल मीडिया के ऊपर चलते हैं, तो हुँ, हुँ। इसलिए ज़्यादातर वो एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ जिस पेशेंट ने एक दफ़ा एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करा लिया है, तो वो उसके बाद वो एक्यूपंक्चर के अलावा किसी के पास जाना पसंद ही नहीं करता है। वो कहता है कि मैंने इसी को अडॉप्ट करना है। जैसे अच्छा। मेरे जो पेशेंट्स हैं, जिन्होंने एक दफ़ा जो ट्रीटमेंट करा लिया है, वो परमानेंट मेरे पेशेंट्स बन जाते हैं। वो फिर वो कहते हैं कि हमने लाइक अगर वो माइग्रेन के लिए आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, कल उनके अगर टमी में कोई मसला तो वो उधर ही आएँगे। अगर उनका गला ख़राब हो मेरे पास ही आएँगे। अगर उनकी आँखों में इश्यू आ रहा है तो वो मेरे पास ही आएँगे कि ये हमारा इश्यू ख़त्म करें। वो एलोपैथी की तरफ नहीं जाएँगे। एलोपैथिक की तरफ नहीं तो जाएगी। क्योंकि एक्यूपंक्चर में हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, तो वो इसलिए मैंने जो अभी मेरे पेशेंट्स हैं, वो काफ़ी वेल नोन लोग भी हैं, तो वो जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं बड़ी अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स को, लेकिन वो उनको छोड़ के वो इधर ही आ रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इमीडिएट रिलीफ़ है। जी, जी। अच्छा, जैसे आपने अभी एक पहले बेटी के इलाज के बारे में बोला और पेन के ऊपर ज़्यादा आपने वो दिया ध्यान। तो आप मुझे इतना बताइएगा कि क्या और भी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे स्ट्रेस है, नर्व्स को काम करना है या पेट के मसाइल हैं, उनमें एक्यूपंक्चर जो है इस्तेमाल होता है? सर एक्यूपंक्चर हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। कि लाइक अगर आप ये कहें कि स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अगर आप बात स्ट्रेस के लिए या डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आपको सारी उम्र इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर एक्यूपंक्चर में अगर आप प्रॉपर्ली 1 महीना लगातार अपनी ट्रीटमेंट करें, तो आपका डिप्रेशन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इससे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई थायरॉइड का इश्यू है, कोई वो वाले लाइक फ़ीवर है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, इन तमाम चीज़ों की जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूपंक्चर में है और इमीडिएट है। इमीडिएट रिलीफ मिलेगा कि लाइक अगर आप आज आए हैं तो आप जब इस क्लिनिक से निकलेंगे तो आपके अगर मसला है कि फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है तो फीवर आपका 80% ख़त्म करके निकाल आप क्लिनिक से आउट होंगे कि इसकी हर चीज़ की ट्रीटमेंट आपको मिलेगी इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये सोचना कि एक्यूपंक्चर सिर्फ पेन के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुनासिब नहीं नहीं है, मिला सुनी सर। मुनासिब नहीं है। अच्छा, खान साहब, मुझे एक आपसे एक सवाल पूछूंगा, और उससे पहले मुझे एक सवाल पूछने से पहले एक स्टोरी याद आ गई, एक अपनी ज़िंदगी का वाक़या याद आ गया। हम लोग सऊदी अरेबिया में काम करते थे, तो हमारे साथ एक कोलीग थे जो सुबह सिगरेट का डब्बियाँ नहीं लेके आते थे, वो पूरा 10 का एक पैक लेके आते थे। तो वो सारा दिन बैठे, उनकी सिगरेट कभी बुझी नहीं थी, एक के साथ दूसरी लगाते थे। उनका कंप्यूटर भी पीले रंग का हुआ था, कमरे में हर चीज़ ऐसे लगती थी जैसे पीले रंग की है। तो फिर यंगिश आदमी थे, मैं अगर 45 के होंगे, तो फिर उनकी टांगों में कोई खून की गर्दिश का इशू हुआ। उन्होंने जो भी इलाज कराने थे, फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे एक सऊदी जर्मन हॉस्पिटल था, जद्दा की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई आए थे एक्यूपंक्चरिस्ट, तो उनके पास वो गए इलाज कराने के लिए। उसके बाद आप बिलीव करें, वो उन्होंने मुझे, मैं उसका शाहिद भी हूँ, कि वो वहाँ अपने साथ वही डब्बा लेके आते थे सिगरेट का, लगाते थे, पी नहीं सकते थे। मैंने कहा यार ये क्या करते हैं आप? तो वो कहते थे कि मैं, इसका शौक़ नहीं मेरे दिल से जा रहा, लेकिन मैं इसको मुंह से अब नहीं लगा सकता। क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। सर
अच्छा, आप कोई अपनी जो इसमें ये प्रैक्टिस है, अच्छा सॉरी। इसमें सॉरी मैं वो क्योंकि इसमें ये है कि ये 7 टू 8 डेज़ की ट्रीटमेंट है। जी, जी। इसके अंदर अगर जो वो हम है ना कान पे ट्रीटमेंट करते हैं, जी, जी। जिससे ये है कि जो स्मोकर्स हैं, उनको इतनी सख्त नफ़रत हो जाती है अपनी सिगरेट के साथ जी, जी। कि वो अगर उस सिगरेट को देखेंगे ना, वो दूसरे की भी पकड़ के तोड़ देंगे, इतनी उनको नफ़रत शुरू हो जाती है। इतनी और इसी तरह जो लोग ये नशा करते हैं, लाइक ये हेरोइन का नशा या दूसरा नशा, इनका भी ये है कि 1 महीने की ट्रीटमेंट है एक्यूपेंशन में, अगर वो प्रॉपर्ली कराएँ तो ये वाला जो नशे वाली कंडीशन है, ये उनकी ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि चाइनीज़ ने ये डेवलपमेंट कि वो आपने कहा कि एक्यूपंक्चर है ही उनका, तो आपने उनकी नेशन में देखा होगा कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वो 1949 से पहले जो था नशे वाली। नशे वाला, तो उन्होंने ये एक्यूपंक्चर के थ्रू अपने लोगों को ठीक किया और बेहतर किया। अच्छा, क्या दुनिया में सबसे आगे चाइना ही है इस फील्ड में? इसमें कोई शक नहीं, इसमें चाइना इसमें ही कोई है। हुँ। अच्छा, आप अपने कोई ऐसी अपने प्रोफ़ेशन से कोई ऐसी ऐसी वाक़या सुनाएँ सर जहाँ आप खुद हैरान हो गए होंगे वो ट्रीटमेंट करके कि ये क्या ये भी पॉसिबल था सर मैं अब एक्यूपंक्चर के थ्रू? ऐसे तो कई किस्से हैं, लेकिन मैं आपको कोई 5-6 किस्से जी, जी। थोड़े छोटे-छोटे सुनाता हूँ। जैसे कोई 3 महीने पहले मैं अपनी मिसेज़ के साथ इस्लामाबाद आया हुआ था, तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि मेरी एक कोलीग है, शिफा हॉस्पिटल में एडमिट है जी, और जी। पिछले 15 दिन से शिफा हॉस्पिटल में और शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन जी, जी। और उनके आईसीयू में एडमिट हैं। अच्छा। तो मैं कि अगर चलते हैं उनको ना उनसे मिल के आते हैं, तो मैं चला गया उनके पास। तो जब वहाँ पे गए तो पता चला कि उनको साँस का इश्यू आ रहा है हुँ, हुँ। और उनका ये है कि वो साँस लेना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है और उनको उन्होंने ऑक्सीजन पे रखा हुआ था। तो मैंने तो जब उनसे पूछा, उनकी कोलीग से पूछा भी क्या इशू होने लगी, मेरा भी हार्ट वालों ने भी वो कह रहे हैं कि आपको हार्ट का इशू भी ना हो। और फिर उसके बाद कैंसर वाला भी डॉक्टर भी मुझे चेक कर रहा है, मुझे मेडिकल स्पेशलिस्ट भी चेक कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा कि मुझे क्या मसला क्या है। मसला है? तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सांस का इशू कहाँ, लाइक 15 दिन पहले क्या फील होना कि मेरे ये मिड से ऊपर तो एक जगह है, इस जगह पे अभी भी ब्लॉकेट सी फील हो रही है और जब वो बात कर रही थी उनसे, अब उनका साँस फूल रहा था, बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। तो वो मैंने कहा कि अगर मुझे अलाउ करें मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? उन्होंने कहा देख लें। तो मैंने उनका एक बॉल पेन लिया, बॉल पेन लेके मैंने उनके हाथ पे एक जगह पे ये प्रेस किया तो उनको वहाँ पे शदीद पेन थी। अच्छा। तो मैंने जैसे ही उसको कोई 5 मिनट के लिए प्रेस करके रखा, 5 मिनट के बाद उनका साँस एकदम ठीक हो गया और वो जब साँस वो उनका बोलना ईज़ी हो गया, तो वो जो डॉक्टर्स हैं इनके शवा वाले, वो भी आके खड़े हो गए कि ये क्या कर रहे हैं? अब उनको क्योंकि उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, तो मैं भी सिर्फ़ उनका हाथ देख रहा हूँ। तो आफ्टर 15 मिनट्स के बाद वो जो लेडी थी, उनके साँस का इश्यू ख़त्म हो गया। उसी दिन उनको उनको आईसीयू से उन्होंने शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल कमरे में, नेक्स्ट डे उनको डिस्चार्ज कर दिया। जबकि 15 दिन से उनके जो टेस्ट लिए जा रहे थे कि ये भी होगा, वो इश्यू उनके ख़त्म नहीं हो रहे थे और वो एक थोड़ी-सी जगह को प्रेस करने से ये मसला हल हो गया। हल हो गया। इसी तरह मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो ऐसे एक लेडी डॉक्टर है जो कि फौजी फाउंडेशन की थी, वो मेरे पास आई और उनका भी यही इश्यू था कि ये मैं पिछले 3 साल से मैं अपने ऑफ़िस में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं और डॉक्टर्स ने कहा होगा कि तुम्हारे जो लंग्स हैं वो 60% डैमेज हो चुके होंगे और ये है कि मैं अभी क्योंकि सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे हस्बैंड फ़ौत हो गए 3-4 साल हो गए हैं और मुझे मजबूरन नौकरी भी करनी है। लेकिन मेरा ये है कि 4 कदम भी चलना मेरे लिए मुश्किल है। तो मुझे किसी ने आपको रेफ़र किया, तो मैंने वो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको शफ़ा वाला बताया, मैंने वो सेम प्रोसीजर उनके हाथ पे किया। विदिन 5 मिनट उन्होंने कहा कि मेरा साँस आना शुरू हो गया और मैंने फिर उन्हें कहा कि आप बाहर वॉक करें। वॉक करके दोबारा मेरे पास आए और 15 मिनट उन्होंने वॉक की, मैंने उस टाइम इसी तरह अभी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री बाहर से आ रहे हैं। जो कि लाइक यूके के हैं, दुबई के हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं मेरे और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं और अभी जो एक मेन जो अभी अगर आजकल एक पेशेंट आए हुए हैं मेरे पास सिंध से आए हुए हैं, एक बच्चा है वो सीपी है, उसका 18 साल का हो गया, उसका चलना-फिरना, बोलना बिल्कुल, जब वो मेरे पास लेकर आए थे तो बिल्कुल उसको गोद में लेकर आए थे। जी, जी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि कल की डेट में वो बच्चा मेरे क्लिनिक से पैदल चल के अपनी गाड़ी में बैठा है। खाना उसको हाथ से खिलाया जाता है, वो अभी खुद खाता है। अभी गाड़ी उसने डेली ड्राइव कर रहा है, कभी अभी वो तसव्वुर नहीं कर सकते वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है। वो अभी पिछले कल उसने 1 घंटे की गाड़ी ड्राइव की है, उससे पहले आधा घंटा की है, तो वो अभी डेली गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो वो अभी ये एक वहाँ पे जो है तमाम लोगों के लिए एक एक मैजिक है। कि ये कैसे होगा कि अभी मेरे जो कोलीग्स डॉक्टर्स हैं वो मुझे अभी वो यही कहना शुरू कर दिया है उन्होंने कि ये जादूगर है।
तो ये कि अभी वो मुझे जादूगर के तौर पे ना कहना शुरू कर दिया कि ये जैसे अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको ये है कि पिछले 5-6 साल से उसका ये था कि वो सिर्फ़ दूध और इसमें था केक रस के ऊपर, क्योंकि वो जो भी खाता था उसका ना जो मिदा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। उसने बहुत जगह पे ट्रीटमेंट की, लेकिन उसका ना ये मसला हल नहीं हुआ। लेकिन उसके हमने पाँव पे सिर्फ 15 मिनट मसाज किया, सिर्फ 15 पाँव के नीचे, तो उसके बाद उसको हमने 2 चपातियाँ और दाल माश खिलाई और वो उसको कोई इश्यू नहीं आया। और वो अभी तक वो कहता है कि मैंने 6 साल इतना पैसा ज़ाया किया है और ये पता नहीं आपने पाँव के नीचे मसाज करके यह जादू किया कि मेरा ये मसला हल हो गया। तो इस किस्म के कई किस्से हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उससे ना लोगों को शिफ़ा मिली है। शफा भी हाथ में जी, होती जी। है, एक तो ये भी बात है। दूसरे जितने ये नए अभी ऐसी इलाज निकले हैं, इसमें बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते कि ये जिस एक्यूपंक्चर वाले के पास या किसी और ऐसे प्रोफेशन में हम जा रहे हैं तो वो क्रेडिबल है या नहीं है, या वो उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशंस हैं या नहीं। आप ये बताइएगा कि एज ए कॉमन सिटीज़न अगर मैं सोचता हूँ मैं किसी के पास एक्यूपंक्चर के लिए जाऊँ, तो मैं किस तरह सोच सकता हूँ कि ये जो डॉक्टर है या इस फील्ड का जो स्पेशलिस्ट है वो क्रेडिबल है और उसके पास इलाज करने की वो सारी चीज़ें भी शामिल हैं जो वो उससे कर सकता है। सर अगेन वही मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो शिफ़ा है ना, वो हाथ में दी हुई है। जी जी, वो शिफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है किसी और को, ये फैक्ट ये बाकी तो वसीले वाली बात है। बिल्कुल ठीक। तो नॉलेज के हिसाब से मैं ये बात करूँगा कि डिग्रियाँ तो ऑलमोस्ट सबके पास एक जैसी होती हैं। हम्म, लेकिन उसमें वो क्वालिफ़िकेशन किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने एफएससी की हुई है, किसी ने पीएचडी की हुई है। या अभी अगर जो मैट्रिक वाला है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है कि लाइक उसने एक बेसिक लाइक एमबीबीएस किया हुआ है, या वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। जो स्पेशलिस्ट है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। बाज़ वो एमबीबीएस के हाथ में भी शिफ़ा होती है। तो इसी तरह एक्यूपंक्चर में भी ये डिग्री है अच्छा। कि लाइक आपने एक बेसिक कोर्स किया हुआ है, हम्म एक एडवांस कोर्स किया हुआ है, एक आपने फिर उसके अंदर एक है वो बैलेंस मेथड का आपने किया हुआ है, हम्म एक आपने स्पॉट मेथड किया हुआ है। हम्म, तो ये डिफरेंट ये इसकी कैटेगरीज़ हैं एक्यूपंक्चर के अंदर। जी जी, अभी आप किस कैटेगरी में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पॉट मेथड में जाते हैं। एक डॉक्टर है जो कि स्पॉट मेथड को डील कर रहा है। हम्म स्पॉट मेथड ये है कि लाइक आपके कंधे में पेन है, आप कहते हैं कि मेरे शोल्डर में पेन है, वो जाके आपके इधर शोल्डर पे ना एक्यूपंक्चर कर देगा। जी जी, तो उसमें भी शिफ़ा है, लेकिन उसमें शिफ़ा हम लोग कहते हैं कि उसमें 50% शिफ़ा है। या लेकिन एक एडवांस मेथड है कि लाइक आपके कंधे में पेन है, मैं कहूँगा आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन है, तो मैं आपके राइट पाँव पे ट्रीटमेंट करूँगा, तो आपका शोल्डर ठीक हो जाएगा। लोगों को ये बिलीव कैसे आता ही नहीं है जी जी, कि यार ये अ, पेन कंधे में है, और ट्रीटमेंट मेरे पाँव की कर रहे हो तुम। या इसी वजह से अगर किसी के हाथ में पेन है, तो हम कहेंगे कि हम आपके टाँग पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे। तो ये एडवांस मेथड है। फिर उसके बाद बैलेंस मेथड है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो हैं तरीक़ाकार एक्यूपंक्चर में। अभी अभी पेशेंट किसके पास चला गया है, ये अभी उसकी लक पे है। अगर वो स्पॉट मेथड वाले के पास जाएगा, मेबी उसकी जो शिफ़ा है वो थोड़ी-सी कम हो। एडवांस वाले के पास जाएगा तो मेबी शिफ़ा ज़्यादा मिले उसको, जी, ज़्यादा रिलीफ़ मिले, तो ये फ़र्क है। या तो बात सुने, बेसिकली जो इसके बाद जो एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिग्री देते हैं इस फील्ड के अंदर, या नहीं सर, कोई नहीं है? एक्यूपंक्चर के लिए कोई नहीं है, ये सारा आपको बाहर से ही नहीं, बाहर करना से करना बाहर पड़ेगा। से ही करना पड़ता। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि जैसे मेरे लिए और हमारे जितने नाजरीन हैं उनके लिए ये बताइएगा कि कोई ऐसे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं जो हम एज सीनियर सिटीजन घर में बैठे हुए सर में दर्द हुआ या कोई नर्व्स को काम करना है, तो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको हम खुद बैठ के उनको अगर ट्रीट करें, तो क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते सर? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए पॉइंट्स रखे होंगे। जी जी, अगर आपको उन पॉइंट्स का नॉलेज है, जी तो जी, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी आप जी, अगर आप क्योंकि उन पॉइंट्स के भी पेशेंस चाहिए। जी जी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमी ये जो पेशेंट होता है ना, वो किसी चीज़ पॉइंट को प्रेस करके ना, तो वो समझता है कि अब मैंने 1 मिनट दबा लिया, पता नहीं, या अभी तक मैं ठीक ही नहीं हो रहा। हम्म, क्योंकि हर चीज़ प्रेशर पॉइंट के लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लाइक आपने एक हेडेक की हो रही है। जी जी, ये जो थंब है, थंब को अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे 5 मिनट के लिए, तो हेडेक ख़त्म हो जाएगी।
अभी इसको 5 मिनट प्रेस करना भी मुश्किल है, तो आप उसका ईज़ी तरीका है कि जो कपड़ा लटकाने वाली चुटकी होती है, वो अगर इधर 5 मिनट के लिए इधर लगा लें, तो वो उससे हेडेक ख़त्म हो जाएगी। आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आपने उसको इधर लगाया, तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, ये रबर बैंड होता है जैसे, जी, जी। उसको ऐसे करके इधर रबर बैंड लगा लें 5 मिनट के लिए, पेन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोगों के कान में पेन है, को इश्यू आता है कान में, जी, जी। तो वो अगर इस जगह को अगर प्रेस करके रखें, ये आप लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर रहे दोनों, हैं? दोनों, दोनों, अच्छा। दोनों थम्ब्स की अगर इस जगह को पे रात को बच्चे के कान में पेन हो रही है, जी, अगर आप जी। इसको इस जगह पे प्रेस करके रखें 5 मिनट के लिए, कान की पेन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। अगर दाँतों में पेन आ रही है लोगों के, तो अगर बाजू के इस जगह को ऐसे प्रेस कर लें कि लाइक इस साइड की पेन है तो इधर से ठीक होगी, अगर इस साइड की पेन है इधर से ठीक होगी। 5 मिनट के लिए प्रेस कर लें, कितनी मर्ज़ी सीवियर किस्म की आपकी दाँत में पेन है, वो आपकी वो ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लोग मोटे हैं, अभी अगर उन्होंने अपना वेट लॉस करना है, तो इस जगह को अगर प्रेस कर लें 15 मिनट के लिए, तो वो वेट लॉस कर लेंगे। महीने में 5 केजी वज़न कम करेंगे, सिर्फ़ इस जगह को प्रेस करने प्रेस से। करने से। वो इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते समझते हैं कि पेट में पेन हो रही है, स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, हुँ, हुँ। तो हाथ के इस जगह को अगर मसाज करते रहें, तो पेट का पेन ख़त्म हो जाएगा। तो पॉइंट्स बहुत हैं। जी, जी। आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट मुझे कोई सी बीमारी का पूछें, तो मैं उसका आपको बता दूं कि आप ये कर लें तो इससे ना मसला हल हो सकता है। या जैसे हमने बताया ज़्यादातर देखें ये सीनियर सिटीजन्स के लिहाज से हमने देखा, एक तो ये जो जिसको शुगर कहते हैं, शुगर का मसला पैदा हो जाता है या ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुगर के लिए ये कि लाइक ये जो है आपकी जी, जी। रिंग फिंगर के बिल्कुल नीचे अगर आप इस जगह पे आएँगे, जी, जी। इस जगह को अगर आप प्रेस करते रहें, लेकिन ये प्रेस कम से कम आप 10-15 मिनट के लिए लगातार करें, तो आपकी शुगर जो है ना आस्ते-आस्ते नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये आप जब हाथ से करते हैं, इट डज़न्ट मैटर कि लेफ्ट हैंड है या हाँ, राइट हैंड? राइट कोई अच्छा। ये दोनों के लिए जी, जी, एक जैसा है। ठीक है। तो जब आप इसको आप करेंगे, ये लेफ्ट ये है कि मेल के लिए लेफ्ट का आप कर लें और जी, फीमेल के लिए राइट। राइट। लेफ्ट अगर मेल लेफ्ट से करेगा तो ज़्यादा उस पे इफ़ेक्टिव है। अच्छा, और फीमेल अगर राइट हैंड पे करेगी तो उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएँगे। लेकिन अच्छा। अब दोनों हाथों पे अगर आप करेंगे तो फ़र्क आएगा, हुँ, लेकिन हुँ। लेफ़्ट पे आपको एज़ अ मेल आपको ज़्यादा असर पड़ेगा लेफ़्ट पे। तो जी, ये जी। एक इतना फ़र्क है। तो शुगर का ये है कि अगर आप इस जगह को अगर प्रेस करते रहें, तो उससे ये है कि शुगर आस्ता-आस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि आपके पॉकेट में स्वीट्स होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये शुगर बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, बहुत नीचे आती है। जब आपको वीकनेस हो तो वो अब आपके पास अवेलेबल हो कोई स्वीट जो आप खा के अपनी शुगर को ठीक कर सकें। ठीक कर तो ये आस्ता-आस्ता अगर 15-16 दिन प्रॉपर्ली आप करें तो ये आपकी शुगर काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ये है कि ये एल्बो है, इस एल्बो को अगर आप इस जगह पे अगर प्रेस करते रहेंगे, तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर अगर ब्लैक मार्कर लेके अब एक डॉट इधर डाल लें, एक डॉट इधर सामने, दोनों अंगूठों पे कर लें, तो आपका कोई आधे घंटे पे ब्लड प्रेशर आस्ता-आस्ता खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस कान को, इस जगह को अगर ज़ोर से प्रेस कर लें, इससे भी ब्लड प्रेशर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर इस जगह को भी अगर आप ऐसे मसाज करना शुरू कर दें, इससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। इससे अगर किसी को नींद नहीं आ रही, सिर्फ 5 मिनट डेली अगर ये इस जगह पे कोई और आदमी मसाज करे, लाइक भाभी आपका मसाज करें, तो आप इतनी डीप स्लीप आना शुरू हो जाएगी कि आप शायद मेरे पास आएँगे, हमारी नींद कम करें अभी, नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप पॉइंट्स हैं जो इस्तेमाल जो करें। एक आम सिटीज़न या सर, आम जैसे सीनियर सिटीज़न जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करके सर, बेहतरी हासिल कर बेहतरी सकता हासिल है, कर सकते हैं सर। बेहतरी हासिल कर सकता है। अच्छा, आप ऐसा कोई मशवरा अपनी प्रैक्टिस से हमारे हमारे साथ शेयर करेंगे कि जिसमें हम अगर कोई चीज़ रेगुलर बेस पे करें, एक्यूपंक्चर के हवाले से, तो एज़ सीनियर सिटीजन्स हम अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग की जो पावर है उसको हम ताज़ा रख सकें, उजागर कर सकें? कोई ऐसे मशवरे आपके पास सर, हैं? मैं आपको 4 पॉइंट्स दूँगा। जी, जी। नंबर 1 तो ये है कि आप हम सब की जो वाटर इनटेक है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लास लाज़मी पीने चाहिए। जी, जी। अगर आपने अपनी हड्डियों की बीमारियों से बाहर निकलना है, जी, जी। तो पानी की इनटेक अगर प्रॉपर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियाँ है ना कभी आपसे बेवफ़ाई नहीं करेंगी।
जी, जी। वो ये है कि जैसे किडनीज़ हैं, क्योंकि मैं अभी दोबारा कहूँगा कि हमारा और एलोपैथिक का सोच थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। जी, जी। हमारे हम कहते हैं कि जो किडनीज़ हैं, वो आपके बोन्स को डील करती हैं। हुँ, हुँ। आपके किडनी स्ट्रॉन्ग है तो आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं। अगर अच्छा। आपके लाइक आपके लोअर बैक का मसला है, आपके नी का मसला है, या आपके शोल्डर्स का इशू आ रहा है, या आपके एंकल्स का इशू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी थोड़ी वीक है। हुँ, हुँ। आप उसमें अगर वाटर इनटेक अगर शुरू से बचपन से बच्चों को बताएँ कि पानी पिएँ, आप पानी पिएँ, किसी भी एज में पानी पीना प्रॉपर शुरू करें, तो आपको बोन्स का जो इशू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 ये आपके लिए। दूसरा ये है कि जो आजकल जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो है ये फैटी लिवर का। जी, जी। क्योंकि जब से ये जंक फूड हमारे माशरे में आया, जंक फूड लाइक वर्ल्ड में आया जंक फूड, और या जब से ये कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं, जी। उससे ये है कि लोगों के जो लीवर है वो फैटी होना शुरू हो गया है। जब वो फैटी लीवर हो जाता है तो उससे ये है कि आपके मसल में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, आँखें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं, आपकी आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, इन चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को जो जंक फूड है या ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितना इनसे कब दूर रखें, उतना उनके लिए सूटेबल होगा। अदरवाइज़ ये है कि ये जंक फूड की वजह से ये आपका लिवर फैटी होना शुरू हो गया हुआ है। और ये अभी बच्चे जो 30 साल के, 32 साल के, इस एज के बच्चों को भी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, और जिससे ये है कि उनके आगे प्रॉब्लम्स मेडिकल प्रॉब्लम्स जब शुरू हो गए हैं, तो वो उनकी लाइफ अज़ाब में चली गई है। तीसरा ये है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लोगों का ना कॉफ़ी इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। लोग इसको फ़ैशन के तौर पे 5-5 6-6 कप एक दिन में पीना शुरू हो गए होंगे, और साथ स्मोकिंग कर रहे हैं। जिससे ये है कि इनके हार्ट के इश्यू आना शुरू हो गए हैं लोगों को, कि जिसमें लोग लाइक हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई है। अभी तो मैंने 20-20 25-25 साल के बच्चे देखे, उनको हार्ट अटैक होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब वो हिस्ट्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चा 5 से 6 कप कॉफ़ी के पी रहा है, हुँ। साथ स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे ना उसका ये इश्यू आ रहे हैं। तो कॉफ़ी का ये जो इस्तेमाल है वो फ़ैशन के तौर पे ना किया जाए। मेबी 1 कप या 2 कप मैक्सिमम कर लें तो बेहतर है। ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, पाकिस्तान का जो मौसम है वैसे भी काफ़ी गर्म होता है, तो गर्मियों में जब बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके हार्ट के इश्यू आने शुरू हो। जी, बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की। कभी-कभी मैं सोचता हूँ हम एज़ सीनियर सिटीज़न्स खुशकिस्मत थे कि हमारी लाइफ में बचपन में ये जंक फूड आया ही नहीं था और ना हमें आदत थी। हम लोग घरों में खाते थे, सादा खाना खाया जाता था और आज भी अगर हम देखें मोस्ट सीनियर सिटीज़न्स ये पसंद नहीं करते कि वो जाके बेकरी की चीज़ें या बर्गर्स या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ों पे तरफ उनका रुझान ही नहीं बनता। Sure. तो ये जो यंगर जनरेशन में आया है ये एक अगर आप कई स्टडीज़ भी हैं जो किस तरह इसको प्रमोट किया गया वेस्ट के अंदर ख़ास तौर के ऊपर और वो बिज़नेस ओरिएंटेशन थी। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जब वहाँ भी लोगों को थोड़ा ये होना शुरू हुआ कि हमारी मोटापा बहुत बढ़ गया, उसकी वजह से शुगर के प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बीपी के प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हुए। फिर ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये एक्सपोर्ट हो गया कि जी आप बर्गर खाएँ, ये बर्गर बहुत अच्छा है। और मेरा ख़्याल ये है कि हम खुद अज़ाब को दावत दे रहे हैं। Sure. तो जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात की। क्योंकि सर आजकल की लाइफ जो है ना, एक तो बिजी लाइफ हो गई है, जी, जी। और बच्चियां या स्पेशली बाहर के लोग जो है ना वो शॉर्टकट पे चले गए जी, जी। कि कौन आए, कौन कुकिंग करे, कौन एग्ज़ैक्टली। टाइम स्पेंड, क्योंकि कुकिंग के लिए भी कम से कम आपको 45 मिनट या 1 आवर चाहिए। चाहिए होता। तो वो है, उसके लिए बड़ा एक शॉर्टकट है कि फ़ोन किया, ये फ़ास्ट फ़ूड मंगा लिया, या, वो उसी डब्बे के अंदर खाया और खा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया। या। ना बर्तन गंदे, ना कोई एफ़र्ट, बस वो 5 मिनट का काम ख़त्म करके वो चले गया। एग्ज़ैक्टली। तो ये कि शॉर्टकट ने ना हमारी लाइफ़ को ना ख़राब करना शुरू कर दिया है। अभी जैसे ये एक मोबाइल है, मोबाइल का मैं कहता हूँ कि ये दोस्त भी है, ये दुश्मन भी है। अभी दोस्त ऐसे सेंस है कि इसके अंदर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके दुश्मन ये है कि हर अभी मैंने जो देखा है कि हमारे मैक्सिमम जो यंग लॉट हैं, उनकी गर्दन में इश्यू आ गया है। हुँ, हुँ। गर्दन में पेन शुरू हो गई है। जब गर्दन में पेन शुरू हो जाती है, उनको चक्कर आने शुरू हो गए हैं। चक्कर आ रहे हैं, उनके उँगलियाँ नम हो रही हैं, उनका चेहरा नम हो रहा है, उनके चेस्ट में पेन आ रही है,
वो लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो हार्ट नहीं है, वो नेक से लिंक सही चीज़ें आ रही हैं। जी, जी, जी। तो अभी एक फ़ोन है जो कि आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन भी बना हुआ है। दुश्मन बन गया। अभी उसका इस्तेमाल जो है ना, उसको अगर हम सही तरीके से अगर अपनी पोजीशन ही सही तरीके करके बैठ जाएँ, तो उसका बेहतर हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपके दोस्त भी हैं, दुश्मन है। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप का आपको कितना एडवांटेज देता है, लेकिन वैसे ही लोगों के अभी लोअर बैक का इश्यू आना शुरू हो गया, क्योंकि आप हर वक़्त झुक के काम कर रहे हैं, तो आपके लोअर बैक में इश्यू आना शुरू हो गया। लोगों के टाँगों में पेन शुरू हो गई, लोगों की टाँगें नम हो रही हैं। तो ये इश्यू एक है, वो लैपटॉप की वजह से आ रहा है। करण साहब, मुझे ऑनेस्टली आपकी ये बातें सुन के और आपसे ये गुफ्तगू करके मुझे भी ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी आपका पेशेंट बनूं। कई इंशाल्लाह। मसाइल ऐसे होते हैं जो एक्यूपंक्चर से हल हो सकते हैं। सर, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ़ लाए, हमारी इस गुफ्तगू में शरीक हुए, और मैं वाकई ये दिल से कह रहा हूँ कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन ने भी आपसे बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और बहुत आपकी जो सारी ये गुफ्तगू थी उससे उनको आगे ज़िंदगी में, पेन फ्री ज़िंदगी में और बीमारियों से बच के ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारे काम वो ख़ुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर एक्यूपंक्चर भी एक तरीका है जिसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करके या इसको ट्राई करके कुछ बेनिफिट्स उठा सकते हैं। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए थैंक यू सर वेरी मच सर। और आपने हमें नवाजा अपने इल्म से और अपनी गुफ्तगू से। बहुत थैंक शुक्रिया, यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।